नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रेश मौर्य। एके एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन है। सभी को गुड आफ्टरनून। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें। जितेंद्र हैं, शशि हैं, प्रियांशी यादव हैं, प्रमोद कुमार हैं, रतन जायसवाल हैं, सुनीता कुमारी हैं। अब यहां पर आप पहला क्वेश्चन देखें और उत्तर देने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, मायरा भी है, अमर प्रताप जी हैं जी, सभी लोग देखें। पहला क्वेश्चन है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं या अधिकार जीवन की वे दशाएं हैं जिनकी प्राप्ति के बिना कोई भी मनुष्य अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता। यह किसका कथन है? अब आप देखेंगे कि इस तरह की जो परिभाषा आती है वह परिभाषा लास्की की कथन है, लास्की का स्टेटमेंट है। और लास्की कहते हैं कि किसी भी राज्य की पहचान अधिकारों से जानी जाती है कि राज्य ने कौन कौन से अधिकार को दे रखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। यह विशेष करके किसका है? लास्की का स्टेटमेंट है। तो यहां पर हम लोग डी विकल्प को क्या करेंगे? सही करेंगे। अब्दुल्ला खान भी जुड़े हुए हैं। चलिए अब्दुल्ला जी आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर सुमेलित करने से संबंधित है दोस्तों। सुमेलित करने से संतोष यादव भी हैं जी, संतोष जी, प्रियांशी जी भी हैं, सभी लोग हैं। अब यहां पर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब यहां पर है जे.एस. मिल हैं, तो जे.एस. मिल की पुस्तक आती ऑन लिबर्टी। टी.एच. ग्रीन की पुस्तक है लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है। लास्की की पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है। और जॉन रॉल्स की पुस्तक आती है थ्योरी ऑफ जस्टिस आती है। अब यहां पर कौन सा कथन सही होगा, अब आंसर देने का प्रयास करेंगे। जैसे आप देखेंगे ऑन लिबर्टी, यह किसकी पुस्तक आती है? मिल की पुस्तक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? लास्की की पुस्तक है। यह थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक किसकी है? रॉल्स की पुस्तक है। और लेक्चर्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी यह ग्रीन की पुस्तक है। तो यहां पर अब आप देखेंगे, अब यहां पर आप देखेंगे कि जे.एस. मिल की पुस्तक ए का कौन सा सही होगा? तो ए का यहां पर 4 सही हो जाएगा। फिर इसके बाद बी का यहां पर 1 सही होगा। फिर इसके बाद यहां पर हम लोग ए विकल्प को सही करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। तो सबसे बेस्ट आंसर आपको यहां पर ए सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर देने का सभी लोग प्रयास करेंगे, जितने भी लोग हैं सभी लोग इसका उत्तर देने का प्रयास करें। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है। अब यहां पर आप देखेंगे तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को शासन के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया है? अब यहां से यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन ऐसा विचारक है जिसने लोकतंत्र को आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर हाब्स हैं, डहल है, सार्टोरी है, लिंकन है। तो अगर हम लोग हाब्स को देखेंगे तो हाब्स की पुस्तक कौन सी आती है? लेवियाथन पुस्तक आती है। और यह पुस्तक 1651 में लिखी जाती है, लेवियाथन पुस्तक। और इसमें लेवियाथन विशेष करके आप देखेंगे किसका समर्थन करता है? निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। इसमें विशेष करके वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। तो यहां पर है किसने लोकतंत्र को शासन के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया है? तो यहां पर आप देखेंगे सही हो जाएगा हाब्स।
तो यहां पर आपका ए विकल्प सही होगा। इसमें से आपका हाफ से सही हो जाएगा, सबसे बेटर आपको यहां पर उत्तर हाफ से मिलेगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां पर चौथा क्वेश्चन है और सभी लोग चौथे क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करिएगा। शहनवाज अंसारी भी हैं। निम्नलिखित में से कौन जनमत का अभिकरण नहीं है? तो जनमत का मतलब होता है कि वह मत जो सारे समुदाय के कल्याण में हो, या फिर हम कह सकते हैं विशेष करके जनमत। जनमत का सीधा सीधा यहां पर देख सकते हैं लोकमत, हम लोग देख सकते हैं लोकमत या जनमत की बात आती है। तो जनमत के साधन के रूप में आपको क्या क्या दिखाई देगा? तो आपको प्रेस दिखाई देगा, राजनीतिक दल दिखाई देंगे, समाचार पत्र दिखाई देंगे, टेलीविजन चैनल दिखाई देगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि न्यायपालिका जो है वह जनमत के अभिकरण के रूप में नहीं आती है। तो यहां पर विशेष करके आपको बी विकल्प सही करना होगा कि न्यायपालिका जनमत के अभिकरण के रूप में नहीं आती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किसी भी सदन के सदस्य की निहरताओं से संबंधित प्रश्न पर अंतिम निर्णय लिया जाता है, किसके द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है? अब यहां पर आप देखेंगे कि निहरता का मतलब है योग्यता या अयोग्यता से संबंधित। तो यहां पर आप देखेंगे निहरता का मतलब यहां पर हो जाएगा योग्यता या अयोग्यता से संबंधित। आप देखेंगे कि योग्यता या अयोग्यता से संबंधित यहां पर बात कही जा रही है। अब यहां पर संसद के सदस्यों की निहरताओं से संबंधित कोई भी निर्णय होगा तो वह किसके आधार पर होगा? उच्चतम न्यायालय द्वारा होगा, निर्वाचन आयोग द्वारा? तो यहां पर आप देखेंगे कि निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अब यहां पर जैसे अगर संसद का मामला है तो यह निर्वाचन आयोग की सलाह पर कौन करेंगे? तो निर्वाचन आयोग की सलाह पर यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट द्वारा किया जाएगा। अगर यह राज्य का मामला है तो यह निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल द्वारा यह किया जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो यह विशेष करके हो जाएगा आपका, तो यहां पर निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो इसमें से आप सी विकल्प को सही करेंगे और इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका सी आएगा, निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आपसे छठा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्शी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो यहां पर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 131 में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा अभिलेख न्यायालय, आपको मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय, इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में मिलेगा। अनुच्छेद 132 में आप देखेंगे तो आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार मिल जाएगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132 में अपीलीय क्षेत्राधिकार मिलेगा। फिर 143 में इसी में आप देखेंगे सलाहकारी भूमिका या परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, इसी में आपको देखने को मिलेगा। और अनुच्छेद 32 में आप देखेंगे तो आपको रिट अधिकारिता दिखाई देगी। तो यहां पर आप देखेंगे रिट अधिकारिता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है? तो 143 प्रदान करता है। जब कोई विधि या तथ्य का सार्वजनिक महत्व का मामला आ जाता है तो उस परिस्थिति में जो है सलाह ली जाती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आप आंसर बताइएगा और यह 1 करोड़ का प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति? अब कौन बनेगा करोड़पति वाला आ गया है। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान करता है? अब यहां पर आप समझेंगे कि जैसे दोस्तों आप देखते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल को देखेंगे
तो राज्यपाल का कार्यकाल को अगर आप देखेंगे तो राज्यपाल के कार्यकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 160 में, आपको किस अनुच्छेद में दिखाई देगा, 156 में दिखाई देगा राज्यपाल के कार्यकाल को। तो राज्यपाल का कार्यकाल क्या होता है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा पद ग्रहण से 5 वर्ष दिखाई देगा, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दिखाई देगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत आपको यहां पर दिखाई देगा राज्यपाल का कार्यकाल। फिर इसके बाद अगर किसी भी कारण से राज्यपाल का पद जो है एकाएक रिक्त हो जाता तो उस परिस्थिति में राज्यपाल की भूमिका में कौन होगा, इसका निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करेंगे, अनुच्छेद 160 के अनुसार करेंगे। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों, तो 160 यहां पर सही हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही आंसर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान की दार्शनिक आधार भूमि क्या है। अब यहां पर दार्शनिक आधार से संबंधित पूछा जा रहा है कि संविधान का दार्शनिक आधार, तो संविधान का दार्शनिक आधार किसे माना जाता है, तो संविधान का दार्शनिक आधार प्रस्तावना को माना जाता है, प्रियम्बल को माना जाता है दार्शनिक आधार। और प्रियम्बल को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है, तो संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संविधान की आत्मा भी हम लोग कहते हैं। तो भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है, तो दार्शनिक आधार प्रस्तावना को कहा जाता है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा, डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। प्रस्तावना या प्रियम्बल को दार्शनिक आधार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, अब यहां पर आप 9वां क्वेश्चन देखें और आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग। अब यहां पर आता है, किसने कहा कि लोक कल्याणकारी राज्य एक ओर, साम्यवाद दूसरी ओर, अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। अब यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, यह कथन किससे संबंधित है, तो यह कथन आप देखेंगे जैसे लोक कल्याणकारी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है, आर्क बिशप टेम्पल करता है। तो यह कथन किसका आता है, कांट का है कि हाफमैन का है कि रूसो का है कि अब्राहम लिंकन का। अब यहां पर बताने का प्रयास करेंगे तो यह विशेष करके हाफमैन का स्टेटमेंट है, तो यहां पर सी विकल्प सही करेंगे। जबकि अगर हम टी.डब्ल्यू. कांट को देखेंगे तो टी.डब्ल्यू. कांट कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों को अधिक से अधिक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराएं। तो यहां पर आप देखेंगे यह हाफमैन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आता है कि यह मत किसका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि यह कथन किसका है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था है। तो यह किसका कथन आता है, लेनिन का कथन है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह किससे संबंधित है, लेनिन से संबंधित है कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की अंतिम अवस्था है। तो यह विशेष करके किसका कथन आता है, लेनिन का कथन आता है। तो यहां पर आप देखेंगे कौन सा सही होगा, लेनिन बात सही होगा। और यहां पर सी विकल्प आप सही करेंगे और इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका सी सही होगा, यह लेनिन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी शाहनवाज जी कह रहे हैं मार्क्स का मित्र है लेनिन, वेरी गुड। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें। अब यहां पर आता है, निम्नलिखित में से किसने मार्क्स को युग का भ्रम कहता है। अब यहां पर बात आती है कौन मार्क्स को युग का भ्रम कहता है। तो यहां पर आप देखेंगे दो चीजें आती हैं। एक आता है मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु, मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु आता है। एक प्रश्न यहां से आता है और एक प्रश्न आता है युग का भ्रम से क्वेश्चन आता है, युग का भ्रम से क्वेश्चन आता है।
तो अगर युग का भ्रम पूछा जाए तो यह विशेष करके लॉर्ड एक्टन का स्टेटमेंट आता है, और मुक्त समाज का शत्रु कौन कहता है? कार्ल पापर। आप देखेंगे तो यह विशेष करके किसका आता है? कार्ल पापर का आता है, यह मुक्त समाज का शत्रु कहता है। अब यहां पर आता है कि निम्नलिखित में से किसने मार्क्स को युग का भ्रम कहा है? तो यह कौन कहता है? तो यह एक्टन कहता है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही होगा? ए विकल्प यहां पर हम लोग सही करेंगे, तो यहां पर आपका लॉर्ड एक्टन सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन 12वां है, निम्नलिखित में से कौन यदभाव्यम सिद्धांत से संबंधित है? अब यहां पर यदभाव्यम की बात आती है कि यदभाव्यम सिद्धांत से कौन सा संबंधित है? तो यदभाव्यम या हम कह सकते हैं कि अहस्तक्षेप की नीति भी बोल सकते हैं, अहस्तक्षेप की नीति भी बोल सकते हैं, या फिर हम यदभाव्यम की नीति बोल सकते हैं, या लेसेस-फेयर की नीति बोल सकते हैं, लेसेस-फेयर की नीति। तो यदभाव्यम या लेसेस-फेयर का सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो यह व्यक्तिवाद से जुड़ा है दोस्तों। तो यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर बी विकल्प आप सही करेंगे, यह विशेष करके व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आप बी विकल्प को सही करेंगे, यह व्यक्तिवाद से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन आंसर देने का प्रयास करेंगे। कुमारी कौशल्या हैं, धर्मराज भी हैं जी, समीक्षा यादव जी हैं। अब यहां पर है कौन राज्य को गुणों की साझीदारी मानता है? अब यहां पर पूछा गया कौन राज्य को गुणों की साझेदारी मानता है? तो यहां पर आप देखेंगे गुणों की साझेदारी प्लेटो है, अरस्तु है, मैकियावेली है, डुगवी है। अब यहां पर कौन सा सही हो जाएगा? तो यहां पर आप देखेंगे कि यह प्लेटो की बात आती है। जैसे प्लेटो कहता है कि समाज में आप देखेंगे तो समाज में 3 वर्ग हैं, तो यहां पर विशेष करके 3 वर्ग हैं। तो 3 वर्ग में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा उत्पादक वर्ग मिलेगा, सैनिक वर्ग मिलेगा और संरक्षक वर्ग मिलेगा। फिर इसके बाद मानवीय आत्मा के 3 गुण होते हैं। एक आप देखेंगे तृष्णा होता है, एक विवेक होता है, एक साहस होता है। तो यहां पर आपको कौन सा दिखाई देगा? प्लेटो दिखाई देगा। तो यहां पर ए विकल्प आप सही करेंगे, सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर प्लेटो से संबंधित होगा और यही आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आप बताएंगे किसने कहा कि मार्क्सवाद खुले समाज का दुश्मन है? अब खुले समाज का दुश्मन या मुक्त समाज का शत्रु दोनों आता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि भी आता है कि मुक्त समाज का शत्रु भी आता है। तो मुक्त समाज का शत्रु से भी यह को बनता है। तो यह विशेष करके किसका है? कार्ल पापर है। और कार्ल पापर की पुस्तक आती ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज आती है। तो यह विशेष करके किसका है? कार्ल पापर का है। और कार्ल पापर की पुस्तक आती है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज आती है। तो यहां पर आप देखेंगे यह कार्ल पापर से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 15वां क्वेश्चन देखें और आंसर देने का सभी लोग प्रयास करें। रतन जायसवाल भी हैं। 15वां क्वेश्चन है, किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तब आप देखेंगे कौन कहता है कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? तो यह विशेष करके किसका आता है? अरस्तु का स्टेटमेंट आता है। अरस्तु का स्टेटमेंट आता है। अरस्तु कहते हैं कि निर्धनता अपराध और क्रांति की क्या है? जननी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह किससे संबंधित होगा? तो यह अरस्तु से संबंधित है। तो यहां पर हम लोग सी विकल्प सही करेंगे और सबसे बेस्ट आंसर यहां पर सी सही होगा। यह अरस्तु से संबंधित है। निर्धनता अपराध और क्रांति की क्या है? जननी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार, अब यहां पर आप देखेंगे फ्रांसिस फुकुयामा की बात आती है। तो फ्रांसिस फुकुयामा अगर आप देखेंगे, अंकित अमित केसरी जी कह रहे सर आपकी थियरी क्लास कब होती है? 5 बजे ऐप पर होती है। अब यहां पर हम बात आती है 16वां क्वेश्चन है फ्रांसिस फुकुयामा के अनुसार।
तब हम यहां पर फ्रांसिस फुकुयामा, तो यह विशेष करके आप देखेंगे कि यह शीत युद्ध की बात आती है, तो फ्रांसिस फुकुयामा कहते हैं कि जैसे ही साम्यवाद का क्या होता है, पतन होता है, तो साम्यवाद का पतन होने से ही जो है उदार, विशेष करके आप देखेंगे पूंजीवाद की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यह विशेष करके पूंजीवाद की विजय हो जाती है कि जैसे ही साम्यवाद का पतन होता है और वहां पर पूंजीवाद की एक तरह से क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तो पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक विजय हो गई, आतंकवाद की निर्णायक विजय हो गई, उदारवाद प्रति आतंकवाद में परिवर्तित हो जाएगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर आप देखेंगे तो यह विशेष करके आप यहां पर यह सही करेंगे कि पश्चिमी उदारवाद की निर्णायक क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। तो फ्रांसिस फुकुयामा का कहना यही है कि शीत युद्ध के दौरान जो है साम्यवाद का जब पतन हो जाता है और साम्यवाद के पतन होने से जो है पूंजीवाद अर्थात उदारवाद की क्या हो जाती है, निर्णायक विजय हो जाती है। अब यहां पर 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, यह सुमेलित करने से संबंधित है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे दोस्तों 17वां क्वेश्चन है, नव संस्थावाद है, नव उदारवाद है, समुदायवाद है और उसके साथ साथ व्यवहारवाद है। अब इसका आप लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा सही होगा। देखते किसका किसका सही आता है। तो नव संस्थावाद आप देखेंगे तो नव संस्थावाद आपको दिखाई देगा, डगलस सी नॉर्थ से संबंधित नव संस्थावाद दिखाई देगा। फिर इसके बाद न उदारवाद मिल्टन फ्रीडमैन से दिखाई देगा, न उदारवाद यहां पर आपको दिखाई देगा, न उदारवाद दिखाई देगा। फिर इसके बाद डेविड एप्टर से आपको व्यवहारवाद दिखाई देगा, तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा व्यवहारवाद। और माइकल वाल्जल से आप देखेंगे तो आपको समुदायवाद देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर कौन सा सही सुमेलित होगा। अब यहां पर आप सभी लोग देखेंगे ए का यहां पर 4 हो गया, बी का यहां पर 3 हो जाएगा, फिर इसके साथ साथ सी का समुदायवाद, तो यहां पर ए विकल्प को हम लोग सही करेंगे। तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा, ए विकल्प यहां पर सही करेंगे और सबसे बेस्ट आंसर यहां पर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। 18वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वक्तव्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्न कूट की सहायता से सही उत्तर देने का प्रयास करें। अब यहां पर है कि अंबेडकर दबे वर्ग को अलग निर्वाचक वर्ग मानने के पक्षधर थे, वह गांधी जी से क्या थे, सहमत थे। अब सबसे पहला प्रश्न यहां पर बनता है कि अंबेडकर गांधी जी से सहमत थे या नहीं थे। तो अंबेडकर गांधी जी से सहमत नहीं थे और अंबेडकर कहते थे गांधी जी केवल धूल उड़ाते हैं, अपना स्तर नहीं उठाते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे कि वह गांधी जी से सहमत थे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे गांधी जी से सहमत नहीं थे। इसका मतलब यह कथन यह गलत हो गया। तो जब यह गलत हो गया तो यहां पर यह सही हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कौन सा सही होगा, तो यह सत्य है परंतु आर क्या है, असत्य है। तो यहां पर हम लोग सी विकल्प को सही करेंगे और इसमें से आपका सी विकल्प सही होगा। तो यहां पर सी विकल्प को सही करेंगे, सबसे बेस्ट आंसर यहां पर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19वां क्वेश्चन है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और सहमत शेयर कर दें दोस्तों, थोड़ी सा संख्या बल को बढ़ा दें। जितने भी लोग हैं थोड़ा सा संख्या बल को बढ़ा दें। अब यहां पर 19वां क्वेश्चन देखें। अब आता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। अब 19वें प्रश्न को देखेंगे और सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। अब यहां पर है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह एकदम सही है। कानून स्वतंत्रता का निषेध करता है।
स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक चीज को करना है जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाती है। अब यहां पर आप बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। यहां पर सही नहीं लिखा है। अब आप देखेंगे सतत जागरूकता स्वतंत्रता का मूल्य है, यह सही कथन है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद है कानून स्वतंत्रता का निषेध करता है। तब आप देखेंगे कानून स्वतंत्रता का निषेध नहीं करता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये वाला सही नहीं है, बी वाला सही नहीं है। इसमें से बी विकल्प सही नहीं है, बाकी सब सही है। स्वतंत्र एवं निरपेक्ष प्रेस व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता, यह सही कथन है। फिर इसके बाद है स्वतंत्रता का अभिप्राय उस प्रत्येक व्यक्ति चीज को है जो दूसरे को हानि नहीं पहुंचाता, यह भी सही कथन है। इसमें से बी वाला यही जो है सही नहीं है, तो इसमें से बी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला क्वेश्चन आता, निम्नलिखित में से कौन एक संगत मेल नहीं है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कौन एक संगत मेल नहीं है। फेबियनवाद है, शांतिपूर्ण परिवर्तन की बात करता है। श्रेणी समाजवाद व्यावसायिक प्रतिनिधित्व की बात करता है। श्रमिक संघवाद ट्रेड यूनियन वाद की बात करता है। और लोकतांत्रिक समाजवाद आमूल परिवर्तन की बात करता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि फेबियनवाद की विचारधारा कहां पर जन्म लेती है, ब्रिटेन में जन्म लेती है। तो फेबियनवाद धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से समाजवाद लाना चाहता है, इसलिए यह कथन यहां पर क्या हो जाएगा, सही है। फिर श्रेणी समाजवाद जो है यह विशेष करके बात करता है व्यवसायिक प्रतिनिधित्व की, यह भी सही है। जीडीएच कोल आप देखेंगे श्रेणी समाजवादी दिखाई देंगे। श्रमिक संघवादी केकियन की बात करते हैं, केकनी की बात करते हैं, यह लोकतांत्रिक समाजवाद है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद भी संवैधानिक तरीके से हम कह सकते हैं कि संवैधानिक तरीके से यह समाजवाद लाना चाहता है, आमूल परिवर्तन की बात नहीं करता, संवैधानिक तरीके से ही समाजवाद लाने का पक्षधर है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर हम लोग डी विकल्प को सही करेंगे। इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका डी सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें, 20 रुपए खबर कर दिया, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन आता है कि द प्रिंस का अनुसरण करते हुए किसने 20वीं शताब्दी में द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक शीर्षक से पुस्तक लिखी है। अब यहां पर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि द प्रिंस का अनुसरण करते हुए किसने 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक लिखी है। अब यहां पर आप बताएंगे 20वीं सदी में द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है। तो यहां पर आता है जयपाल सार्त्र हैं, यूर्गन हैबरमास हैं, एंटोनियो ग्राम्सी हैं, कार्ल पॉपर। तो यहां पर यह किसका है, एंटोनियो ग्राम्सी है। तो यहां पर आप सी विकल्प सही करेंगे, यह एंटोनियो ग्राम्सी से संबंधित है कि द प्रिंस का अनुसरण करते हुए 20वीं शताब्दी में द मॉडर्न प्रिंस पुस्तक किसने लिखा है, एंटोनियो ग्राम्सी यहां पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22वां क्वेश्चन है कि तुलनात्मक अध्ययन में अरस्तु ने कौन सी विधि को अपनाया है। अब आप देखेंगे अरस्तु को विशेष करके तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु आप देखेंगे 158 देशों के संविधान का तुलनात्मक अध्ययन करके जो है पॉलिटिक्स की रचना की है। तो यहां पर अरस्तु ने कौन सी विधि का प्रयोग किया है, तो अरस्तु ने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे, सी विकल्प यहां पर सही करेंगे, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया है। तो यहां पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब यहां पर आता है लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद होता है, प्रकार का भेद नहीं। यह किससे संबंधित है,
तो यह गार्नर का स्टेटमेंट दोस्तों आता है। गार्नर का स्टेटमेंट है कि लिखित और अलिखित संविधानों के बीच केवल मात्रा का भेद है, प्रकार का नहीं। तो यह किससे संबंधित आता है दोस्तों? तो यह गार्नर का स्टेटमेंट आता है। गार्नर का स्टेटमेंट है कि लिखित और अलिखित संविधानों में केवल मात्रा का भेद होता है, प्रकार का नहीं। तो यहां पर कौन सा विकल्प सही करेंगे? बी विकल्प यहां पर सही करेंगे। यह विशेष करके गार्नर का स्टेटमेंट आपको यहां पर सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघवाद का आदर्श रूप क्या है? अब यहां पर दोस्तों पूछा गया कि संघवाद का आदर्श रूप क्या माना जाता है। तो संघवाद का आदर्श रूप आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा सहकारी संघवाद दिखाई देगा। सहकारी संघवाद आपको दिखाई देगा। इसका आदर्श रूप सहकारी संघवाद। और सहकारी संघवाद में आप देखेंगे तो आपको राज्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। राज्यों की भी भागीदारी को क्या किया जाता है? सुनिश्चित किया जाता है। तो यहां पर है संघवाद का आदर्श स्वरूप क्या है? तो यहां पर द्वैत संघवाद है, सौदेबाजी संघवाद है, नव संघवाद है। तो यहां पर आप देखेंगे सहकारी संघवाद, और यहां पर डी विकल्प को सही करेंगे। यह विशेष करके सहकारी संघवाद यहां पर सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है। अब यहां पर 25वां क्वेश्चन सुमेलित करने से संबंधित है। अब यहां पर आप देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। संसदीय संघीय रिपब्लिकन है, अध्यक्षात्मक संघीय रिपब्लिकन है, संसदीय एकात्मक राजतंत्र है, संसदीय कम अध्यक्षात्मक है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि संसदीय रिपब्लिकन ये कहां पर मिलेगा? भारत में आपको दिखाई देगा। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि अध्यक्षात्मक संघीय यूनाइटेड स्टेट आपको दिखाई देगा। यहां पर स्टेट ऑफ अमेरिका। अब इसके साथ साथ कौन सा सही हो जाएगा? संसदीय एकात्मक आप देखेंगे तो यह यूके में सही हो जाएगा। संसदीय एकात्मक आप देखेंगे तो यह यूके में सही हो जाएगा, संसदीय एकात्मक। और फ्रांस में संसदीय कम अध्यक्षात्मक, यह फ्रांस से सही होगा। अब यहां पर आप देखेंगे ए का कौन सा हो जाएगा? ए का दूसरा आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद अध्यक्षात्मक और संघीय रिपब्लिकन, यहां पर आप देखेंगे ए का दूसरा, बी का 4 दिखाई देगा। फिर इसके बाद संसदीय एकात्मक, यहां पर डी विकल्प को आप क्या करेंगे? सही करेंगे। और यहां पर सबसे बेस्ट आंसर आपका कौन सा सही होगा? डी सही होगा। सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर डी होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 26वां क्वेश्चन है कि सहकारी संघवाद का उदय कब होता है दोस्तों? तो सहकारी संघवाद का उदय कब होता है? तो यह विशेष करके द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। तो यहां पर आप देखेंगे तो यह विशेष करके कब होता है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होता है। तो यहां पर लिखा गया है सहकारी संघवाद का उदय कब से होता है। तो सहकारी संघवाद का उदय कब होता है? तो यहां पर आप देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो दौर आता है वही विशेष करके सहकारी संघवाद की तरफ आपको दिखाई देगा। तो यहां पर डी विकल्प आपका सही होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का दौर। अब यहां पर 27वां क्वेश्चन है। अब यह सुमेलित करने से है। कुंदन सिंह भी हैं, सुनीता जी हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दें। 27वां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, विनोबा भावे। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि महात्मा गांधी की कौन सा आती विचारधारा? सर्वोदय विचारधारा है। और जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति है। जवाहरलाल नेहरू पंचशील से आपको दिखाई देंगे। जवाहरलाल नेहरू पंचशील से संबंधित दिखाई देंगे। और गांधी जी आप देखेंगे कि सर्वोदय विनोबा भावे हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि विनोबा भावे से सर्वोदय हो जाएगा। और न्यासिता से महात्मा गांधी हो जाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे न्यासिता से महात्मा गांधी सही होंगे। अब यहां पर कौन सा सही होगा?
अब यहां पर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी का न्यासिता हो जाएगा, गांधी जी का ए का 3, ए का 3 यहां पर है और यहां पर है। फिर जयप्रकाश नारायण का बी का 4 आपको दिखाई देगा, जवाहरलाल नेहरू सी का 2 दिखाई देंगे। अब विनोबा भावे यहां पर ए विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे, और सबसे बेस्ट आंसर यहां पर क्या होगा, ए सही होगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर आता है कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। अब यहां पर पूछा गया कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक का लेखक कौन आता, रजनी कोठारी आते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि यह किसका आता है, रजनी कोठारी का है कि कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक किसे कहा जाता है, रजनी कोठारी का है। तो यहां पर आप बी विकल्प सही करेंगे, रजनी कोठारी का, यहां पर बी विकल्प आपका सही होगा, यह रजनी कोठारी से संबंधित आता है, तो यहां पर बी विकल्प को सही करेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 29वां है, यह भी सुमेलित करने से संबंधित है। महात्मा गांधी की पुस्तक आती हिंद स्वराज, आप देखेंगे बी आर अंबेडकर की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इसका मतलब है जाति का विनाश है, यह विशेष करके आता है जाति का विनाश, यहां पर आप देखेंगे। फिर इसके बाद यस गोलवलकर की है बंच ऑफ थॉट्स है, तो यहां पर आप देखेंगे बंच ऑफ थॉट्स आपको दिखाई देगा ये। फिर इसके साथ साथ बीडी सावरकर की हिंदुत्व है, तो यहां पर गांधी जी का हिंद स्वराज आपको दिखाई देगा, ए का 2 है, और अंबेडकर की यहां पर 3 हो जाएगा, यस.एल. गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स हो जाएगा। तो यहां पर वी विकल्प को आप क्या करेंगे, सही करेंगे, और सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, बी सही होगा, यहां पर बी विकल्प आपका सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 30वां क्वेश्चन है, अब सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास करिएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नेहरू की प्रेरणा से समाजवाद को समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव पारित हुआ। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं, जैसे एक आता है कि नेहरू ने कब कहा कि वह समाजवादी हैं, और यहां पर एक देखेंगे समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव। तो जब समाजवादी ढांचे का प्रस्ताव की बात आए तो यहां पर आप देखेंगे अवाड़ी अधिवेशन 1955 होगा, तब यहां पर आपका अवाड़ी अधिवेशन 1955 को आप सही करेंगे, यहां पर अवाड़ी अधिवेशन 1955 को सही करेंगे। और जब पूछा जाए कि नेहरू कहे कि यहां पर, तब आप यहां पर डी विकल्प को सही करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैं समाजवादी हूं, तब आप 1936 में आप देखेंगे, तब यहां पर समाजवादी ढांचे के प्रस्ताव की बात कही जा रही है, तो अवाड़ी अधिवेशन 1955 यहां सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है और किस जेल में लिखी गई है। आंसर भी बताने का प्रयास करिएगा कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस जेल में लिखी गई है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक यह किसके द्वारा लिखी गई है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहां पर लिखा है, अहमदनगर जेल में लिखा है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अहमदनगर जेल में यह लिखी गई है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो यहां पर है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखा है, तो जवाहरलाल नेहरू ने, और यह कहां पर लिखे, अहमदनगर जेल में। तो यहां पर हम लोग सी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे, अहमदनगर जेल यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है कि लोकनायक के नाम से निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है। अब आप देखेंगे जब हम लोकनायक की बात करते हैं तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण आते हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि इन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात कही है। फिर उसके साथ साथ आप देखेंगे कि इनकी एक पुस्तक आती है प्रिजन डायरी भी, इनकी पुस्तक आती है प्रिजन डायरी भी। और उसके साथ साथ यहां पर एक और आता है कि समाजवाद क्यों, वाई सोशियोलिज्म, समाजवाद क्यों, यहां पर आपको दिखाई देगा।
तो लोक नायक के नाम से किसे जाना जाता? जयप्रकाश नारायण को। तो यहां पर हम लोग कौन सा विकल्प सही करेंगे? बी विकल्प यहां पर सही होगा। जयप्रकाश नारायण लोक नायक यहां पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 33वां क्वेश्चन है, मिलान करने से संबंधित है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब है? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है। राजा जी फार्मूला आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। तो यह 1944 में आपको राजा जी फार्मूला दिखाई देगा, 1944 में। और उसके साथ साथ जो यने का मुकदमा है लाल किले पर, यह 1945 में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप देखेंगे तो आपको ए का दूसरा मिलेगा। फिर इसके बाद बी का फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब होती है? तो ए का दूसरा हो जाएगा, बी का पहला। राजा जी फार्मूला कब है? तो यहां पर आप सी विकल्प को सही करेंगे और यहां पर सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहां पर सी विकल्प सबसे बेस्ट सही होगा। सी, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। आराधना यादव जी हैं, कह रहे हैं सर प्लीज हेल्प मी, मेरा बीए में होम साइंस, ज्योग्राफी और एजुकेशन था, लेकिन मैं कॉम्बिनेशन के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री से पढ़ी हूं। जी आप एकदम टीजीटी के लिए वैलिड हैं, वेरी गुड। आराधना यादव जी आप टीजीटी के लिए वैलिड हैं। आपने राजेश टंडन से क्या किया है? तो राजेश टंडन से आप हिस्ट्री कर लिए हैं। फिर इसके बाद आपका बीए में ज्योग्राफी है। यह दोनों विषय का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। आप टीजीटी के लिए वैलिड हैं, आप टीसीटी के लिए वैलिड हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहां पर 34वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट पुस्तक किसकी है? तो ये एलिहेनेशन ऑफ कास्ट का मतलब होता है जाति का विनाश होता है। तो इसका जाति का विनाश। तब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया जाति के विनाश पुस्तक किसने लिखा है? तो यहां पर आप देखेंगे जाति का विनाश है बी.आर. अंबेडकर का। तो यहां पर सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यह बी.आर. अंबेडकर से संबंधित है जाति का विनाश। अगला क्वेश्चन आता है हेनरी फियोल ने किसका समर्थन नहीं किया है? अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हेनरी फियोल ने किसका समर्थन नहीं किया है। तकनीकी कौशल है, मानवीय कौशल है, अवधारणात्मक कौशल है, आदर्शवादी कौशल है। अब यहां पर आप आंसर देने का प्रयास करिएगा कि हेनरी फियोल ने किसका समर्थन नहीं किया है। अब आंसर सभी लोगों का आना चाहिए, इसमें से क्या सही होगा? हेनरी फियोल, विवेक यादव जी का आंसर, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। यहां पर डी विकल्प सही होगा, वेरी गुड। आदर्शवादी कौशल, यहां पर डी विकल्प आप सही करेंगे, वेरी गुड, बहुत सही आंसर। यहां पर आपका आदर्शवादी कौशल सही होगा। जी वेरी गुड, बहुत सही आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 36वां क्वेश्चन है विभागीय संगठन के 4 आधार कौन कौन से हैं और यह विशेष करके किसका आता है? तो विभागीय संगठन में आप देखेंगे तो आपको उद्देश्य दिखाई देगा, प्रक्रिया दिखाई देगी, व्यक्ति दिखाई देगा, स्थान दिखाई देगा। तो यह विशेष करके लूथर गुलिक का आपको दिखाई देगा। एक आपको उद्देश्य दिखाई देगा, एक आपको प्रक्रिया दिखाई देगा, एक आपको व्यक्ति दिखाई देगा और एक आपको स्थान दिखाई देगा। यह 4 आपको दिखाई देगा। तो विभागीय संगठन के 4 आधारों का विचार कौन देता है? हेल्डन है, यश वालास है, हेनरी फियोल है, लूथर गुलिक हैं। यहां पर गुलिक महोदय हैं और यह 4 आपको दिखाई देगा। यह 4 आधार देते हैं। तो यहां पर डी विकल्प आपका सही होगा। लूथर गुलिक यहां पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
अब यहां पर आता है आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया एकाधिक प्रणाली है, पदोन्नति प्रणाली है, विभाजन प्रणाली है, उन्नत प्रणाली है। तो आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? पदोन्नति प्रणाली बोलते हैं। विभागीय प्रमोशन पदोन्नति प्रणाली बोली जाती है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया, यहां पर आप देखेंगे क्या होगा इसमें से, यहां पर आप बताएंगे तो यहां पर आएगा, तो यहां पर पदोन्नति प्रणाली होती है। तो यहां पर वी विकल्प सही करेंगे, पदोन्नति प्रणाली होती है। आंतरिक रूप से भर्ती की प्रक्रिया प्रमोशन पदोन्नति प्रणाली। अगला क्वेश्चन आता है कि सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? मतलब ऐसे लोग जो पहले प्राइवेट सेक्टर में रहते हैं और प्राइवेट सेक्टर के बाद जो है उनको गवर्नमेंट सेक्टर में लिया जा रहा है, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण आप देंगे? तो यहां पर आप देखेंगे कि पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाएगा, पहले से ही इनको प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। तो यहां पर आता है कि पुनश्च पाठ्यक्रम है, सेवाकालीन प्रशिक्षण है, पूर्व प्रवेश परीक्षण है, उन्मुखीकरण प्रशिक्षण। तो यहां पर आप देखेंगे पूर्व प्रवेश परीक्षण। तो यहां पर सी विकल्प को आप सही करेंगे। सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी शब्द ब्यूरो से लिया गया है। अब यहां पर ब्यूरो का सेंस क्या होता है? तो आप देखेंगे कि नौकरशाही शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन करता है? विसेंट डी गोर्ने करता है। अब यहां पर ब्यूरो से क्या अर्थ है? तो यहां पर आप देखेंगे कि मेज या लिखने की मेज। तो यहां पर ए विकल्प आप सही करेंगे और इसमें से सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर ए सही हो जाएगा। मेज या लिखने की मेज यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है 43वां है कि शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा ने इतिहास का अंत का विचार दिया, जिसका अर्थ क्या था? तब आप देखेंगे कि जब शीतकाल की समाप्ति पर फ्रांसिस फुकुयामा, तो शीतकाल की समाप्ति कब होती है? तो जब आप देखेंगे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, विशेष करके सोवियत संघ का क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। तो जैसे सोवियत संघ का विघटन होता है, शीतकाल की समाप्ति होती है। इसका मतलब कि सैद्धांतिक संघर्ष क्या हो गया? तब आप देखेंगे वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यहां पर है सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका। तो यहां पर सी विकल्प सही करेंगे। ऐसा थोड़ी नहीं है वैश्विक स्तर पर तनाव व टकराव नहीं होगा, टकराव होगा वैश्विक लेवल पर। ऐसा नहीं है तनाव टकराव नहीं होगा। आप देखेंगे क्या लिखा गया है कि वैश्विक स्तर पर तनाव तथा टकराव अब नहीं होगा, ऐसा नहीं है, तनाव और टकराव होगा। तो यहां पर आप देखेंगे सैद्धांतिक संघर्ष अब समाप्त हो चुका है। सोवियत संघ का विघटन होने पर सैद्धांतिक संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में निम्नलिखित में से एक कारण से तनाव रहा है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश संबंधों में किस एक कारण से तनाव रहा है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव का रीजन क्या है? तो आप देखेंगे तीस्ता जल विवाद जो आता है। तो यहां पर आप देखेंगे तीस्ता नदी जल विवाद, आप देखेंगे तो ये जो तीस्ता नदी जल विवाद है, यही भारत और बांग्लादेश के बीच तनावों को क्या करता है? कायम करता है। तो यहां पर आप डी विकल्प को सही करेंगे और यहां पर सबसे बेस्ट आंसर आपका डी सही होगा। तीस्ता नदी जल बंटवारा यहां पर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वां क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या होता है? यहां पर हम लोग देखेंगे गुट निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है। गुटों से पृथकता है, शीत युद्ध में कोई भागीदारी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के परिणामों के आधार पर निर्णय और उपरोक्त सभी।
तो यहां पर आप देखेंगे गुट निरपेक्षता का क्या अभिप्राय है। तो यहां पर आप डी विकल्प को लगाएंगे, यहां पर डी विकल्प को आप सही करेंगे, यहां पर डी विकल्प को सही करेंगे, क्योंकि गुट निरपेक्ष जो है विशेष करके शीत युद्ध का आपको संगठन दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन आता है कि गतिविधियों के संदर्भ में दक्षेश की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं होगा। अब यहां पर आप देखेंगे दक्षेश की तुलना किस संगठन से करना उचित नहीं होगा। आसियान से, यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, नाटो। तो नाटो आप देखेंगे कि यह सैन्य संगठन है। आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, यह एक सैन्य संगठन है नाटो। तो नाटो से दक्षेश की तुलना करना यह ठीक नहीं है। तो यहां पर आप डी विकल्प को सही करेंगे तो यहां पर सबसे बेस्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सही होगा। आप नाटो से इसकी तुलना ना करें। अगला क्वेश्चन आता है कि सार्क की अवधारणा किसके द्वारा पेश की जाती है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे सार्क की अवधारणा कौन पेश करता है। तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहते हैं जियाउर रहमान का आपने नाम सुना होगा, जियाउर रहमान का आपने नाम सुना होगा। यही विशेष करके सार्क की अवधारणा को क्या करते हैं, पेश करते हैं। मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और भारत। यहां पर आप देखेंगे बांग्लादेश सही होगा, बांग्लादेश के जियाउर रहमान रहते हैं। तो यहां पर आप डी विकल्प को क्या करेंगे, सही करेंगे और सबसे बेस्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी सही होगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद हम लोग दोस्तों कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।